स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। अब बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, नॉट स्टडीड येट, अभी आप सोचो आज 12 है, 13, 14, आपके पास हार्डली 3 डेज है और समझ लो 2 डेज है, नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। आप 5 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है और कैसे लिखना है ताकि आप पास हो। पास करने के एग्जामिनेशन हॉल के कुछ बेसिक ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे आप जाओगे, प्रॉपर एंट्री होगी, हर जगह आपके रोल नंबर एवरीथिंग विल बी रिटन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होके हो जाता है वो कंपार्टमेंट, ठीक है। और हम वो गलतियां बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे जो मेन एग्जाम में किया था, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि हमने एग्जैक्टली क्या गलती करी। पढ़ाई नहीं करके गए थे, कम पढ़ के गए थे, गलत आंसर लिख दिया, हर बराहट में गलत लिख दिया, वॉट एवर इट वॉज, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी एग्जाम में उसको रिपीट नहीं करेंगे। पेपर का लेवल जो होता है ना बेटा, वो इजी टू मॉडरेट, आपके बोर्ड एग्जाम का जो लेवल होता है उससे भी थोड़ा सा पार्टली ईजियर होता है। इतने क्वेश्चन तो जरूर इजी सेक्शन में आते हैं, एटलीस्ट 40%, कि आप पास तो अच्छे से हो जाओगे, करेक्ट। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाते हो बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। यू गेट 15 मिनट्स। तो उसमें आप स्मार्टली क्या करोगे, आपके पास पेंसिल होती है, तो जैसे हमारे एमसीक्यूज हैं, आपका एमसीक्यू पे अगर फोकस है तो एमसीक्यूज पे स्मॉल टिक्स आप करते चलोगे, तो क्या होगा ना कि आपके आंसर्स बिल्ड होते जाएंगे। जस्ट इन केस आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर तुक्के लगाओगे या ऑप्शन सी आप मार के आ जाना। इससे क्या होता है ना, सेव, यू विल सेव योर टाइम, क्योंकि आपको दोबारा रीड करके फिर आंसर फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आपने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। सो एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी अगर आपने करेक्ट कर दिया तो आप इतने में ही पास हो सकते हो, ठीक है। और 10th वाले सिर्फ केस बेस्ड स्टडी लेकर के पास हो सकते हैं। 12-13 नंबर का केस बेस्ड स्टडी आपका आता ही है। कम से कम देखो, केस बेस्ड स्टडी में ना आपके पास पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, आप उस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करके अगर आंसर को लिखना शुरू करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे, तो इसलिए आप उसको लिख सकते हो। एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी मतलब इतना भी कर लिया बेटा तो आपका मिनिमम गोल तो अचीव हो जाएगा, और 10th वालों का तो सिर्फ केस बेस्ड स्टडी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 10th में इवन 13 to 15 मार्क्स ला के बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये दोनों सेक्शन केस बेस्ड स्टडी पहले इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और आंसर, सारे आंसर्स आप लिखोगे, किसी भी आंसर को छोड़ना नहीं है। कॉपी चेकिंग विल बी लिबरल, बट आपकी आंसर शीट जो है बेटा वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक होगी तो फिर टीचर आपको मार्क्स कहाँ से देगा, है ना। तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट जो गिवन पार्ट है वो आप लिख दोगे, करेक्ट। जितने भी बेटा कीवर्ड्स हैं, यू विल बी हाईलाइटिंग देम। वर्ड लिमिट का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। और मार्क्स तभी अच्छे मिलते हैं जब सीक्वेंशियली आंसर्स लिखते हो। जैसे मैं स्टार्ट करूं तो इधर लास्ट सेक्शन से या फर्स्ट सेक्शन से, तो अगर मैं सेक्शन ई से ही स्टार्ट करूं तो सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस लिख दिए। मान लो मुझे पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऐसे नंबरिंग करके आई लीव द स्पेस फॉर सेकेंड, और थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस छोड़ देना कि बाद में काटना कूटना ना पड़े। तो सीक्वेंशियली लिखोगे ना तो टीचर मार्क्स दे पाएगा। और जब ना भी कुछ आए ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन से ही रिलेटेड जरूर लिख देना, खाली मत छोड़ना, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, उस वक्त नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में ही कुछ आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे एमसीक्यू में कुछ पूछा गया है और उसका आंसर आपको केस बेस्ड स्टडी में दिख जाएगा, केस बेस्ड स्टडी में उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया होता है। तो इसलिए आप स्मार्टली अगर रीड करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो आंसर तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। और ये हर पेपर में मैंने देखा है कि एमसीक्यू के आंसर्स केस बेस्ड स्टडी में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। और असर्शन रीजनिंग में आप जनरली देखोगे ए या बी आंसर आपको दिखता है। तो ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है सी तो आप सी नहीं लिखो, सी लग रहा है तो बिल्कुल लिखो, हो सकता है, ये कोई रूल नहीं है। बट अगर नहीं आ रहा हो तो ए या बी मार दो, पहले ए फिर बी, क्योंकि यही इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड। तो ऐसे करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं बेटा उसमें आप 1 to 2 लाइन्स ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना। ज़्यादा लिखने से क्या होगा, यू विल मतलब टाइम की तो शॉर्टेज होती है ना, पेपर काफ़ी बड़ा होता है तो आपको टाइम चाहिए। तो वेरी शॉर्ट आंसर को कई बार तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर्स जो है बेटा, जो लॉन्ग आंसर्स हो, ट्राई टू राइट देम पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखोगे तो टीचर को
अच्छा लगता है और वो अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। इस तरीके से हम ढंग से लिखेंगे, सारे अटेम्प्ट्स लेंगे, स्टेप वाइज लिखने की, जो न्यूमेरिकल पार्ट है या मैथ्स पार्ट है आप उसमें ना स्टेप वाइज लिखना। स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो सबको दिखता है, वो लिख देना। इफ यू नो द फॉर्मूला यू राइट द फॉर्मूला, देन डू द कैलकुलेशन एंड देन फाइनल रिजल्ट आप लिख दीजिए। ये 4 अलग अलग स्टेप्स हैं और इन सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट हो उसको ऐसे स्प्लिट कर दो। जब डायग्राम की बात आती है बेटा, तो डायग्राम को नीटली ड्रॉ करके प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। लेबलिंग पार्ट को मिस मत करना। जब भी कोई डेफिनेशन पूछा जाए, डेफिनेशन के साथ साथ इफ़ यू नो द एग्जाम्पल राइट दैट ऑल्सो, क्योंकि उससे आंसर हमारा कंप्लीट होता है। जब आप एमसीक्यू लिखते हो, कई बच्चे ऑप्शन नंबर लिख के छोड़ देते हैं, आंसर नंबर। राइट द आंसर एज वेल। सीबीएसई का ये रूल है कि आपको लिखना है। उसी तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट या मैथ्स पार्ट का ये रूल है कि मार्क्स स्प्लिट है। अगर ये 4 नंबर का है तो 1 मार्क्स ईच है। 4 मार्क्स अगर कोई न्यूमेरिकल है तो 1 मार्क्स फॉर गिवन, 1 मार्क्स फॉर फॉर्मूला, 1 मार्क्स फॉर कैलकुलेशन एंड 1 मार्क्स फॉर रिजल्ट। आपने ये दोनों पार्ट्स मिस कर दिए तो आपने सिर्फ 2 नंबर के लिखे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। बट कॉपी चेकिंग लिबरल होगी। दैट रियली डज नॉट मीन कि हम, कई बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं कि हमें अगर नहीं आए तो हम क्या करें। बेटा अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी डू नॉट लीव द आंसर, आप खाली मत छोड़ो। हाँ, ये गारंटीड नहीं है कि टीचर आपको उसमें पास कर ही देगा। गलत लिखने पे कई बच्चे कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए हमें जो आ रहा है हम वो लिख देंगे। दैट शुड बी द लास्ट केस, क्योंकि इस पे चांस है कि आपको फिर से पास ना करे वो। क्योंकि बेटा कुछ तो आंसर रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सच में कुछ नहीं आ रहा है रेलेवेंट, तो आप क्वेश्चन को रीड करके उसके हिसाब से कुछ लिख दो, कुछ लिख दो, ताकि टीचर को मौका मिले पास करने का। लेकिन आंसर लिखने की कोशिश करो जितना रेलेवेंट से रेलेवेंट आप लिख सको, ठीक है। हाँ, कॉपी खाली मत छोड़ो। एटलीस्ट अपनी तरफ से जो आपके पास 3 घंटे हैं उसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो लिख डालो और फिर वो किस्मत की बात होगी। बट बेटा अभी भी आपके पास 2.5 डेज बचे हुए हैं, राइट। तो अगर मान लो आपने सब्जेक्ट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, कई बच्चे हैं जो तैयार हैं, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी कर लिया है। एनसीईआरटी से तो देखो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, तो इससे तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। प्लस आपने पीवाईक्यूज कर लिए हों, प्लस सैम्पल पेपर्स देख लिए हों, फॉर्मूला शीट्स देख ली हो, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड। और कई बच्चों ने ये किया होगा। पर जिन्होंने नहीं भी किया है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे। अगर आप हो ही जाएंगे, मान लो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो अगर मान लो हो ही गए तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं आप। अभी ट्राई कर सकते हो उस फेलियर को बचाने की, राइट। अभी 2.5 दिन बचे हुए हैं, आप ट्राई हार्ड करो। बेटा 5 से 7 पीवाईक्यूज रट जाओ, आपसे कुछ नहीं हो रहा, इतना तो आप कर सकते हो। डिवोट टाइम और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, 12-12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो। 5 से 7 पीवाईक्यूज तो आप रट सकते हो। 7-8 पीवाईक्यूज अगर आप रट लोगे ना तो बहुत से आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। 1 बाय 1 करो, एक पीवाईक्यू पहले रीड किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। नहीं कुछ हो रहा है, एटलीस्ट पीवाईक्यूज याद कर लोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और मुझे कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज क्या होगा। यू विल अंडरस्टैंड कीवर्ड्स कैसे होते हैं जिसको हमें हाईलाइट करना होता है। तो नहीं, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आप 6-7 पीवाईक्यूज रट जाइए। अभी टाइम है, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाद में अगर जिनकी फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो 1 साल सेव कर लेंगे, जिनकी थर्ड कंपार्टमेंट है बेटा आप भी 1 साल सेव करोगे, क्योंकि आपको फिर अगले साल नए पैटर्न के साथ एग्जाम देना पड़ेगा। प्लस आपका जो साल खराब हुआ है, 2 साल, वो ऑलरेडी 1 साल खराब हो गया, अब अगला साल भी खराब होगा, क्योंकि फिर आपको एग्जाम देना और अभी आपको पूरे सब्जेक्ट्स के देने पड़ जाएंगे या नहीं तो। बट यस, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एनआईओएस, तो डिसअपॉइंट होने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर फेल ही हो गया या हो गई तो। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज एनआईओएस एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ऑप्शंस हमेशा हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो डिमोटिवेटेड फील मत करो, आपके पास अभी भी वक्त है, उसको यूज़ करो एंड डोंट वेस्ट टाइम। कुछ नहीं हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, अभी आप पढ़ के नए चैप्टर्स नहीं कर सकते, नए नए रिविजन्स नहीं कर सकते, चैप्टर वाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो ऑप्शन बचा हुआ है, ये एक अल्टीमेट ऑप्शन सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, सभी क्लास के लिए है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस अगर पढ़ लोगे, याद याद कर लो ताकि आप लिख सको, तो आप डेफिनेटली इतना तो बेटा ज़रूर लिख लोगे कि आप पास हो जाओगे, करेक्ट।
तो टेंशन मत लो। जिन बच्चों की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई हुई है क्लास 12 की, बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी गिवन है। देयर ऑल द वीडियोस जो आपके लिए एसेंशियल है, जितना भी करके आप एग्जाम को पास कर सकते हो। तो पर चैप्टर 30 क्वेश्चंस हैं, तो दैट इज इनफ। इतना करने आप पास से ज़्यादा नंबर ले आओगे, तो एटलीस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, इतना आप कर सकते हो तो पास हो सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड।